हमारे कमरे की किसी दीवार पर खूंटी से टंगे कैलेंडर में हर रोज तारीखें बदलती हैं और हर तारीख अपनी अलग किस्मत लेकर आती है। कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ बहुत अच्छी और कुछ बहुत बुरी। लेकिन कुछ तारीखें हमारे बीच हमेशा के लिए हमारे इतिहास में और हमारे जहन में जिंदा रह जाती हैं। एक ऐसी ही जिंदा तारीख का जिक्र आज मैं आपके साथ करना चाहता हूं। तारीख है 29 मई। कभी सोचा है कि यह तारीख हमारे लिए जरूरी क्यों है? ये तारीख हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी दिन इस धरती का एक सच्चा पुत्र, जिसे किसान और मजदूर अपना मसीहा मानते थे, इसी मिट्टी को सीने से लगाकर हमेशा के लिए इस धरती के आंचल में सो गया था। वैसे तो सृष्टि का नियम है, जो आया है उसे आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। लेकिन चौधरी साहब का चले जाना हम सब के लिए जिंदगी की वो कमी है जो जिंदगी भर रहेगी। किसी शायर का शेर है कि दिल है बंजर सूनी बस्ती, कौन यहां अब आएगा? बादल भी जिस घर से रूठे, फिर बारिश कौन बुलाएगा? किसानों के लिए बादल, बारिश, धूप, छांव, हवा, पानी, सब कुछ चौधरी चरण सिंह ही थे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आज देश में वाकई एक भी ऐसा नेता मौजूद है जो किसानों को वोट बैंक न समझे और उसके बिना उनके हितों की चिंता करे? चौधरी साहब ने अपने जीते जी किसानों के लिए बहुत कुछ किया और भी बहुत कुछ करना चाहते थे। पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए तो बहुत सारे काम करने से रह गए। लेकिन जितने किए वो क्या कम थे? उतने काम ना तो उनसे पहले किसी ने किए थे, ना उनके बाद कोई कर पाया। फिर सोचने वाली बात यह है कि इस सब के बाद भी हमने उनको क्या दिया? देश के तमाम नेताओं को भारत रत्न दे दिया गया और हम उनको भारत रत्न दिलाना तो दूर, भारत रत्न दिलाने की मांग तक जोर शोर से नहीं उठा पाए। तो चलिए आज मैं आपको चौधरी चरण सिंह के संघर्ष की वो कहानी सुनाता हूं जिसमें वो गांव की कच्ची पगडंडियों पर चलते हुए देश के सबसे ऊंचे पद, प्रधानमंत्री तक जा पहुंचे। कैसे अंग्रेजों ने उनको देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया। मैं आपको उनके तमाम राजनीतिक दाव पेचों की कहानी भी सुनाऊंगा, जिनके चलते वो देश के प्रधानमंत्री बनने के बावजूद देश की संसद में किसानों के लिए एक शब्द तक नहीं बोल पाए। मैं आपको वो किस्सा भी सुनाऊंगा जब आपातकाल के बाद हुए चुनावों के बाद चौधरी साहब से एक पत्रकार ने सवाल पूछा था कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तत्पर हैं? तो जवाब देने के बजाय चौधरी साहब ने उल्टा उस पत्रकार से सवाल किया था कि क्या तुम एक अच्छे अखबार के संपादक बनने के लिए तत्पर नहीं हो? इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब देश में ब्रिटिश हुकूमत का दौर था। अंग्रेजों की गुलामी और जुल्म के चलते देश के किसान और मजदूर हर रोज आर्थिक अंधकार के गर्त में डूबते जा रहे थे। स्वाधीनता पाने के लिए गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपने प्रयास तेज कर चुकी थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस के दो हिस्से, गरम दल और नरम दल, नहीं बने थे। तभी 23 दिसंबर 1902 को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नूरपुर गांव में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ। 12वीं की कक्षा पास करने के बाद स्नातक की पढ़ाई के लिए आगरा कॉलेज में दाखिला लिया। सन 1921 में जब चौधरी चरण सिंह ने यंग इंडिया में लिखे गांधी के लेखों को पढ़ा तो उनसे प्रेरित होकर देश में क्रूरता से फैल चुकी जातिवादी कट्टरता का मुखर रूप से विरोध करना शुरू किया। युवा चरण सिंह ने अपने हॉस्टल के सफाई कर्मी द्वारा तैयार तथा परोसा गया खाना खा लिया। इससे हॉस्टल के उनके साथी उनका बहिष्कार करने पर अड़ गए। उनका बहिष्कार कर दिया गया। उनको हॉस्टल की मेस में खाना खाने से मना कर दिया गया। लेकिन चौधरी चरण सिंह अपनी बात पर अटल रहे और उन्होंने एक दलित को ही अपना रसोइया रख लिया। चौधरी साहब ने बड़ौत जाट हाई स्कूल मेरठ और लखावटी जाट डिग्री कॉलेज बुलंदशहर में प्रिंसिपल का पद लेने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि इन स्कूल और कॉलेजों के नाम में जाति सूचक शब्द जाट जुड़ा हुआ था। चरण सिंह ने स्कूल कॉलेज के प्रबंधकों से इस बात की अपील की कि वे लोग इन स्कूलों के नाम के आगे से जाट शब्द को हटा लें, लेकिन प्रबंधक इस बात के लिए राजी नहीं हुए तो चौधरी साहब ने इन संस्थानों का प्रिंसिपल का पद भी ठुकरा दिया। इसके बाद 1927 में मेरठ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की। 1930 में गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने पर नमक सत्याग्रह में भाग लिया और पहली बार जेल भेजे गए।
जेल जाने के बाद उनकी पत्नी गायत्री देवी ने घर परिवार चलाने के लिए अपनी एकमात्र सोने की चूड़ियां बेच दी और अध्यापिका की नौकरी छोड़कर गाजियाबाद से गांव चली आईं। 1938 में किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक प्राइवेट बिल के रूप में कृषि उत्पाद विपणन बिल का मसौदा पेश किया गया। 1939 में लैंड यूटिलाइजेशन बिल तैयार किया, जिसमें सभी पट्टेदार या वास्तविक जोतदार वार्षिक लगान का 10 गुना लगान एक मुश्त जमा करके जितनी जमीन पर वो खेती कर रहे थे उसका मालिकाना हक प्राप्त कर सकते थे। और पब्लिक सेक्टर की नौकरियों में किसानों के बच्चों और आश्रितों के लिए 50% आरक्षण की मांग को कांग्रेस विधानमंडल की कार्यकारिणी के सामने प्रस्तुत किया। किसानों की ऋण माफी विधेयक तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के बहुत से किसान सूदखोरों के कर्ज के फंदों से मुक्ति पाकर अपने खेतों को नीलाम होने से बचा गए। नवंबर 1940 से अक्टूबर 1941 के बीच व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान दूसरी बार जेल भेजे गए। पहले उनको मेरठ की जेल में रखा गया, लेकिन बाद में बरेली शिफ्ट कर दिया गया। वहां लगातार अध्ययन किया और जेल में जेल डायरियां लिखी। यही जेल में उन्होंने शिष्टाचार नामक किताब लिखी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन सालों बाद उसे वापस भी लौटा दिया। तीसरी बार 13 महीने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए, लेकिन जेल जाने से पूर्व काफी समय तक भूमिगत रहकर संघर्ष करते रहे, जिसके चलते पुलिस ने उनको देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन चौधरी चरण सिंह पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। हर जगह अपनी सभा करके चुपचाप निकल जाते, बिना पुलिस के हाथ लगे, लेकिन बाद में स्वैच्छिक रूप से खुद को पुलिस के आगे समर्पण कर दिया। 1 सितंबर 1946 को जब ZALRC यानी कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार समिति विवेचना कर रही थी, तब जोतदारों से जिस जमीन को वो जोत रहे थे खाली कराने से रोकने के लिए यूपी टेनेंसी एक्ट में सुधार किया गया और 1 जनवरी 1940 तक जिनसे भूमि खाली करवा ली गई थी उन्हें वापस फिर से बहाल कर दिया गया। 12 जनवरी 1948 को सभी जोतदार को उनकी जमीनों पर, जिन पर उनकी झोंपड़ी बनी हुई थी, उत्तर प्रदेश विलेज आबादी एक्ट के तौर पर उन्हीं के नाम कर दिया गया। यह कानून सभी किसानों और विशेषकर अनुसूचित जातियों के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि अब जमींदार किसी भी तरह से इनसे उनकी जमीन को खाली नहीं करवा सकते थे। फरवरी 1953 में पटवारियों की शक्ति को, जो कि अपनी पावर से अक्सर किसानों को डराया करते थे, लगभग शून्य कर दिया गया, जिसको लेकर वे लोग समझौता वार्ता जारी रहने के बावजूद हड़ताल पर चले गए। इस सिलसिले में 27,000 पटवारियों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जगह नया पद लेखपाल बनाया गया, जो कि आज भी मौजूद है। जब सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री हुई तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें पीछे छोड़ा जा रहा है। उसी वक्त गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस के CB गुप्ता यानी चंद्रभानु गुप्ता ने अपनी सरकार बना ली। उस वक्त सोचा गया था कि अगर कांग्रेस का कोई नेता 10-12 विधायकों के साथ टूटकर आ जाए तो एक गैर कांग्रेसी सरकार बनाई जा सकती है। जब इनसे स्थानीय विपक्षी नेताओं ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम अपने केंद्रीय नेताओं से मेरी बात कराओ। तब इनकी राम मनोहर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी से बात कराई गई। उन्होंने कहा, चौधरी साहब आप हिम्मत करिए और कांग्रेस छोड़िए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब 1 अप्रैल 1967 को लगातार 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो रोते हुए भाषण दिया कि सारी उम्र उन्होंने कांग्रेस संस्कृति में बिताई है, अब उसे छोड़ते हुए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। 2 दिन बाद चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो कि अद्भुत सरकार थी, जिसमें जनसंघ भी थी, सोशलिस्ट भी थे, प्रजा सोशलिस्ट भी थी, कम्युनिस्ट भी थे और स्वतंत्र पार्टी भी थी। 25 जून 1975 से लेकर 1976 तक चरण सिंह चौथी बार और आज़ाद भारत में पहली बार जेल गए। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया। इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए 21 माह के आपातकाल में पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों राजनीतिक नेतागण, दसियों हजार राजनीतिक कार्यकर्ता और बहुत सारे पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था। चौधरी साहब को तिहाड़ जेल में 10 बाई 16 फीट के बिना खिड़की वाले कमरे में रखा गया था, जिसमें 4 बाई 6 फीट का एक शौचालय था। 8 फरवरी 1976 को जनसंघ नेता विजय राजे सिंधिया तथा नानाजी देशमुख और वरिष्ठ अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य नेताओं के साथ, जो उस समय वहां पर मौजूद थे, विचार विमर्श के बाद एक संयुक्त राजनीतिक दल ने नया आकार लिया। इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को चुनावों की घोषणा कर दी, जिसके बाद विपक्ष में एक नई जान पड़ गई। उत्तरी भारत में संयुक्त जनता पार्टी का पूरा उत्तरदायित्व लेने के लिए मोरारजी देसाई को अध्यक्ष और चरण सिंह को उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद
जनता पार्टी के गठन में भी चरण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके समर्थन से ही जगजीवन राम की जगह मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। जनसंघ और कांग्रेस मोरारजी देसाई के पक्ष में थे, जबकि समाजवादी और युवा तर्क काफी हद तक जगजीवन राम को पसंद करते थे और भारतीय लोकदल अपने नेता चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती थी। उस समय चौधरी साहब वेलिंगटन अस्पताल में भर्ती थे। जनता पार्टी के सभी सांसदों को जेपी ने गांधी पीस फाउंडेशन पर बुलाया। वहां नेता चुने जाने के लिए पर्चियां डाली जाने वाली थी, लेकिन इस मीटिंग से पहले बीएलडी नेता राजनारायण ने अस्पताल में भर्ती चरण सिंह की एक चिट्ठी लाकर सौंप दी। चिट्ठी में लिखा था कि बीएलडी प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई का समर्थन करती है। यह सोचा गया था कि चरण सिंह अपनी दावेदारी पेश करेंगे, लेकिन उस वक्त एक खेल खेला गया जिसमें राजनारायण का इस्तेमाल किया गया। सांसदों से कहा गया था कि आपने मोरारजी देसाई का समर्थन अगर नहीं किया तो जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और चौधरी चरण सिंह जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनते नहीं देखना चाहते थे। इसके पीछे उनकी खुद की वजह थी। इंदिरा गांधी ने जगजीवन राम को ही इमरजेंसी का प्रस्तावक बनाया था, तो जो आदमी आपातकाल का प्रस्तावक रहा हो वो आपातकाल के ही विरोध में भारी जन समर्थन से बनी सरकार का मुखिया हो जाए, ये तो पब्लिक मैंडेट का अपमान होता। इसलिए चौधरी चरण सिंह को जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनना अच्छा नहीं लग रहा था। चरण सिंह के समर्थन से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन कई दिन बीत जाने पर भी कैबिनेट की घोषणा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें सीएफडी यानी कि कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जो कि जगजीवन राम की पार्टी थी, जिसे उन्होंने आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी से अलग होकर बनाया था, कि जनता पार्टी में विलय होने का इंतजार था। और जगजीवन राम ऐसा करने को तैयार भी थे, बशर्ते उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन मोरारजी देसाई ने वह पद चौधरी चरण सिंह को देने का वादा किया था, लेकिन अगर दो उप प्रधानमंत्री बनाए जाते तो बड़ा अजीब लगता। इसलिए मोरारजी देसाई मुश्किल में पड़ गए। मोरारजी को इस बंधन से भी चौधरी चरण सिंह ने आजाद कर दिया और उप प्रधानमंत्री का रास्ता जगजीवन राम के लिए छोड़ दिया। चौधरी साहब ने मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है, ढेर जोगी मठ के उजाड़। कांग्रेस जनसंघ, बीएलडी और सीएफडी के घटक दलों के बीच क्षेत्रीय झगड़ों की शुरुआत हुई। जनता पार्टी में कलह हो गई और मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को मंत्रिमंडल से हटा दिया। 1978 आते आते इस अफवाह ने जोर पकड़ लिया कि चरण सिंह सरकार का तख्ता पलट करने वाले हैं। उन्हीं दिनों चुनाव सुधार पर एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था, जिसके सदस्य थे चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, प्रताप चंद्र और शांति भूषण। इस समिति की बैठक ठीक 11 बजे हुआ करती थी। एक दिन चरण सिंह इस बैठक में देर से पहुंचे तो सबको इंतजार करते देख बहुत शर्मिंदा हुए। फिर बताया कि देर क्यों हुई। जब वो कार में बैठ रहे थे तो एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया था कि क्या आप प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत तत्पर हैं। चरण सिंह को इस सवाल पर गुस्सा आ गया और बोले कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने में दिक्कत क्या है। उल्टा पत्रकार से सवाल कर डाला कि क्या तुम भी एक अच्छे अखबार के संपादक बनना पसंद नहीं करोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं सोचते हो तो तुम्हारा जीवन निरर्थक है। और फिर उस पत्रकार से कहा कि मैं एक दिन इस देश का प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जरूर रखता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोरारजी देसाई को उनके पद से हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहा हूं। 24 जनवरी 1979 को केंद्रीय वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में एक बार फिर चौधरी साहब की वापसी हुई। लोग बताते हैं कि उस समय चरण सिंह के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई थी कि उनके सामने पार्टी को तोड़ने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। जो लोग पार्टी बनाए जाने के खिलाफ थे वे लोग पार्टी के मालिक बन गए थे। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 100 से अधिक एमपी आए थे और उन्हें सिर्फ 2 बड़े मंत्रालय देकर लोकदल के घटक को बहलाने की कोशिश की गई थी। मोरारजी देसाई, जिनके मुश्किल से 20 से 22 सांसद थे, उनके 7 कैबिनेट मंत्री बनाए गए और पहले ही दिन से भारतीय जनसंघ, चंद्रशेखर के नेतृत्व का एक धड़ा और मोरारजी देसाई चरण सिंह को कमजोर करने की मुहिम में लगे हुए थे। उस समय मोरारजी देसाई के अपने ही नखरे थे, वो जेपी को भी नहीं गुदानते थे। नेताओं की यह वयोवृद्ध जमात किसी को भी अपने सामने बड़ा नेता मानने को तैयार नहीं थी। हर कोई एक दूसरे की लकीर को छोटा करने में तुला हुआ था। मोरारजी देसाई के अड़ियल रवैये, जनसंघ घटक की पैंतरेबाजियों और जगजीवन राम तथा जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर की महत्वाकांक्षाओं तथा राजनारायण और मधु लिमये की कुछ गलत सलाह से किए गए कार्यों ने जनता पार्टी में टूट का रास्ता अख्तियार कर लिया। चरण सिंह धड़े जनता सेक्युलर को 76 सांसदों का समर्थन मिला तो राष्ट्रपति संजीवन रेड्डी ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दिया। 28 जनवरी 1979 को कांग्रेस चौहान, अकाली दल, कम्युनिस्ट, इंदिरा गांधी कांग्रेस
कि 73 सांसदों का बाहर से समर्थन और कुछ अन्य छोटे दलों की मदद से चौधरी चरण सिंह ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तब उसी दिन इंदिरा गांधी अपने 12 विलिंगटन केंसेट के निवास पर बैठी इंतजार कर रही थी कि चौधरी साहब शपथ लेने के बाद उनसे धन्यवाद देने आएंगे। लेकिन जब चौधरी साहब वहां से आ रहे थे तो कहा यह जाता है कि उनके साथ एक दामाद बैठे थे। उन्होंने उनसे कहा कि आपको इंदिरा गांधी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टे इंदिरा गांधी को आपके पास आना चाहिए। कहते हैं कि उसी दिन इंदिरा गांधी ने चरण सिंह की सरकार को गिराने का फैसला कर लिया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ चौधरी चरण सिंह का पूर्वाग्रह तो पहले दिन से ही था। उनका मानना था कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में बंद कर दिया था, उसी तरह से इंदिरा गांधी को भी जेल में बंद कर देना चाहिए। चरण सिंह ने आपातकाल की जातियों के लिए विशेष अदालतों एवं उच्चतम न्यायालय में संजय गांधी पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। तो कांग्रेस आर यानी कि कांग्रेस इंदिरा ने अपना समर्थन वापस ले लिया और चरण सिंह ने संसद में विश्वास मत का सामना किए बिना 20 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। लेकिन संसद के मध्यावधि चुनाव आयोजित होने तक 14 जनवरी 1980 तक केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में मौजूद रहे। और यह भी भारत के इतिहास में दर्ज हो गया कि चौधरी साहब अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते कभी संसद का सामना नहीं किया। मात्र 24 दिनों के अंदर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं को लेकर चल रहे मुकदमों के मामले में वो इंदिरा गांधी द्वारा ब्लैकमेल नहीं होना चाहते। चौधरी चरण सिंह एक सफल मुख्यमंत्री, उल्लेखनीय उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री जरूर रहे और अगर थोड़ा सा वक्त और मिलता तो अच्छे प्रधानमंत्री भी साबित हो सकते थे। लेकिन ये सब कहानियां तो उनके राजनीतिक संघर्ष की कहानियां हैं, मगर उनका व्यक्तिगत जीवन इससे भी बेहतर है। चौधरी साहब मामूली सी एम्बेसडर कार में चला करते थे, जहाज पर उड़ने के सख्त खिलाफ थे। प्रधानमंत्री होने के बावजूद लखनऊ ट्रेन से जाया करते थे। किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं था। शराब और सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। अगर वो जान लेते कि आप शराब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी भी उनसे कभी बात नहीं हो सकती थी। दिल्ली में जब वो तुगलक रोड पर रहा करते थे तो जब भी कोई उनसे उनके घर मिलने आता तो बड़े अदब से उनको छोड़ने उनकी गाड़ी तक जाया करते थे और जब कोई गांव से उनसे मिलने आता तो अपनी गाड़ी से उनको स्टेशन तक छोड़कर आते थे। चरण सिंह 80 के दशक में बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जाते थे। मुंगेर में एक सभा में अपने अंदाज में कहा, देखो जी ये जयप्रकाश यादव है, कल इसके यहाँ ठहरा हुआ था, इसके घर में टूटी खाट भी नहीं है, अतिथियों को बैठाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसको जिता देना। फिर वे रामदेव सिंह यादव को खड़ा करके कहते हैं, ये देखो कई बार से कोशिश कर रहा है, भैंस बेचकर अपना नॉमिनेशन कराया है, रामदेव को जिता देना, गरीब गुरबों के दर्द को समझेगा। फिर आखिर में उपेंद्र वर्मा की ओर मुखातिब होते हैं और लोगों से अपील करते हैं, इस जुझारू आदमी को जिताकर विधानसभा भेजो, तुम्हारी आवाज को बुलंद करेगा, खेती बाड़ी समझता है, समस्या सुलझाएगा। पैसे कौड़ी के लालच में पड़ोगे तो 5 साल तक तुम्हारे हितों के साथ सौदा होता रहेगा। और आखिर में जब परिणाम आया तो ये तीनों उम्मीदवार जीत भी गए। एक बार तो चौधरी साहब ने बीकेडी के एक वाल्मीकि कार्यकर्ता जो कि रैलियों में मंच पर गाना बजाने का और रागनी गाने का काम करता था, उसको पार्टी का टिकट देकर विधायक बनाने का मन बना लिया। चौधरी साहब ने देखा कि ये आदमी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करता है और इसको इस बात का इनाम दिया जाना चाहिए। उस समय उस आदमी के पैरों में टूटी हुई चप्पल और बदन पर फटे हुए कपड़े हुआ करते थे। मूलचंद नाम के इस व्यक्ति को रॉबर्टगंज विधानसभा से अपनी पार्टी से टिकट देकर विधायक बना दिया गया। और सिर्फ मूलचंद ही नहीं, ऐसे तमाम लोगों को उन्होंने जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। और ऐसे तमाम किस्से आपने भी सुने होंगे, अपने आसपास खूब देखे होंगे। चौधरी चरण सिंह सिर्फ एक राजनीतिज्ञ, एक किसान नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष या सिर्फ एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री नहीं है। चरण सिंह एक विचारधारा का नाम है। चौधरी चरण सिंह को इसलिए याद नहीं किया जाएगा कि वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान में अपने बूते पर विधायक चुनवा सकते थे या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत सरकार के गृह मंत्री थे, बल्कि इसलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो शोषित और उपेक्षित था और जिसकी कोई लॉबी नहीं थी, और इसकी कीमत उन्हें शहरी तबके के भारी विरोध और असहयोग से चुकानी पड़ी। लेकिन फिर भी अपनी समस्त कमजोरियों और भूलों के बावजूद चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के असली चौधरी थे। और आज
29 मई 2020 को चौधरी साहब की 33वीं पुण्यतिथि पर आज मैं आप सबसे अपील करता हूं, चलिए आप और हम मिलकर मजदूर और किसानों के हितों के लिए अपने संपूर्ण जीवन को दान कर देने वाले इस किसान मसीहा को भारत रत्न दिलाने के लिए अपनी आवाज को मजबूत करते हैं। जब इंदिरा गांधी को मिल सकता है, जवाहरलाल नेहरू को मिल सकता है, कांग्रेसी नेता के कामराज को मिल सकता है, वीवी गिरी को मिल सकता है, राजीव गांधी को मिल सकता है, मोरारजी देसाई को मिल सकता है, प्रणब मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी को मिल सकता है और ऐसे अन्य नेताओं को मिल सकता है, तो चौधरी चरण सिंह को क्यों नहीं मिल सकता है। चलिए आप और हम मिलकर इस आवाज को मजबूत करते हैं। आखिर में आपसे मैं जय हिंद जय भारत के साथ विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद जय भारत।